जय भारत, विजय भारत बच्चों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम अपना लेक्चर 4 शुरू करेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है रूल्स। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कंपटीशन में स्पॉटिंग एरर्स में सवाल आते हैं। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो आज हम अपने चैप्टर नाउन में रूल्स पढ़ेंगे। तो रूल्स ऑफ नाउन हमें पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं रूल नंबर 1। तो आपकी स्क्रीन पर है रूल नंबर 1। कुछ फ्रेजेस लिखे हैं इसमें, जैसे वन ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। आप देखिए ब्लू कलर से और इटैलिक मैंने कुछ फ्रेजेस लिखे हैं। इन सभी के बाद याद रखिएगा प्लूरल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। अब देखिए हमारा चैप्टर नाउन है। जब प्लूरल नाउन आएगा यानी नाउन की एरर होगी, तो ये नाउन का एरर बनेगा। ठीक है, और अगर उसमें वर्ब की एरर होगी तो ये सिंटैक्स का एरर बनेगा। ठीक है, तो अभी हमें नाउन पर फोकस करना है, क्योंकि अभी हमारा जो चैप्टर है वो नाउन है। लेकिन मैंने आपको दोनों चीजें लिख दी हैं। जब मैं सिंटैक्स पढ़ाऊंगा तब भी मैं वहां पर आपको बता दूंगा। तो आपको कुछ फ्रेजेस दिख रहे हैं कि वन ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। इन सभी के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं लेक्चर 1, 2, 3 में भी। ठीक है, मैं तीनों में बता चुका हूं कि प्रीपोजिशन से जुड़े दो सब्जेक्ट्स में से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो इसमें जो पहला सब्जेक्ट है वो वन, नन, एनी, ईच, आइदर, नाइदर है। तो इसके हिसाब से वर्ब सिंगुलर आएगी, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिए वन ऑफ द बुक्स इज यूजफुल। ठीक है, तो वन ऑफ आ रहा है तो नाउन की एरर। तो आप देखिए मैंने जो नाउन का जो एरर बनेगा या जो नाउन वाला पार्ट है उसे मैंने रेड कलर से डिनोट किया है ना। तो बुक्स, तो यहां पर बुक्स कैसी होगी? प्लूरल। वहां पर कैसी दी होगी? सिंगुलर। तो आपको क्या करनी है? प्लूरल करनी है। तो आप वहां पर एरर आएगी कैसे? वन ऑफ द बुक इज यूजफुल। वन ऑफ द बुक इज यूजफुल। लेकिन वहां पर आपको करना क्या है? स्पॉटिंग लगानी है। वहां पर बुक कैसी होगी? प्लूरल। आपको प्लूरल माइंड में सेट रखना है। और फिर वो जो आपके गोले होंगे उसको रंग देना है इस हिसाब से कि कौन से पार्ट में एरर है। अगर बुक बी पार्ट में जा रही है तो आपका एरर बी पार्ट होगा। याद रखिए वन ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। इन सभी के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। एक और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ईच ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, तो ईच ऑफ फ्रेज आ रहा है, उसके बाद नाउन कैसा होगा? प्लूरल होगा। फिर रेड, रेड कलर से मैंने डिनोट किया है, उसे रेड कलर में लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं बॉयज कैसा लिखा है? प्लूरल। आपको वहां पर कैसे आएगा? ईच ऑफ द बॉय कैसे आएगा? ईच ऑफ द बॉय हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, तो आपका जो ये जो बॉय है वो वहां पर सिंगुलर दिया होगा, तो वही गलती होगी। आपको क्या करना है? उसे प्लूरल बनाना है। आ रही है बात समझ में? और एक नोट लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा कि जितने भी फ्रेज मैंने यहां पर लिखे हैं वन ऑफ से लेके नाइदर ऑफ तक, ये सब जब नाउन लेते हैं अपने बाद, जब नाउन लेते हैं वो सारे के सारे काउंटेबल नाउन्स होंगे। इसे भी माइंड में रखिएगा, वो सारे के सारे कैसे होंगे? काउंटेबल नाउन्स होंगे। यानी कि इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन्स का यूज नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 में भी कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, मैनी और मैनी ऑफ। ठीक है, इन सभी वर्ड्स के बाद, ठीक है, ये सारे वर्ड्स, इसमें एक फ्रेज है मैनी ऑफ, बाकी सब आपके ये डिटर्मिनर्स हैं एडजेक्टिव्स के। तो इन सभी के बाद नाउन जो है वो प्लूरल आएगा और वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, क्योंकि ये एडजेक्टिव्स हैं। जैसे अ फ्यू, फ्यू, द फ्यू, ये एडजेक्टिव्स हैं।
तो ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स हैं, है ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं तो अंडरस्टूड सी बात है कि इसके बाद नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। अब जब नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। क्यों? अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो इसलिए याद रखिएगा कि फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, मैनी और मैनी ऑफ, इन सभी के बाद नाउन भी प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो देखिए मैंने लिखा है कि आ फ्यू लिखा है, आ फ्यू ऊपर है, रूल नंबर 2 में भी आ फ्यू मेंशन्ड है। उसके बाद बुक्स कैसा है, प्लूरल, नाउन कैसा है, प्लूरल। तो वहां पर हो सकता है आ फ्यू के बाद बुक दिया हो, सिर्फ बुक दिया हो, ठीक है, यह भी हो सकता है। और ऐसे भी दिया हो आ फ्यू बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, यानी नाउन और वर्ब दोनों की एरर दी गई हो, ठीक है। तो अब तो ये नाउन और वर्ब मिला के नाउन की भी एरर है, सिंटैक्स की भी एरर है ना, ऐसे भी दिया जा सकता है। तो अ फ्यू बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, क्योंकि बुक सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो बुक सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल, ठीक है। ऐसी एक और है नीचे, मैनी बॉयज आर टॉकेटिव इन माई क्लास। तो मैनी एडजेक्टिव ऑफ नंबर को डिनोट कर रहा है, बहुत सारे लड़के, बॉयज, अब जब मैनी हो गए तो बहुत सारे हो गए, तो अंडरस्टूड सी बात है नाउन प्लूरल होगा। तो देखिए बॉयज प्लूरल है और वर्ब भी कैसी है, प्लूरल है, क्योंकि बॉयज कैसा है इसमें, सब्जेक्ट, मैनी तो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव तो कभी भी सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, सब्जेक्ट हमेशा नाउन बनेंगे। तो बॉयज सब्जेक्ट है जो प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी है, प्लूरल। आ रही है बात समझ में? ठीक ऐसी एक और एग्जांपल है, मैनी ऑफ द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल इन माई कॉलोनी। तो मैनी ऑफ, अब देखिए प्रिपोजिशन से जुड़ रहे हैं, तो प्रिपोजिशन से जुड़ने वाले दो सब्जेक्ट्स में से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो मैनी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। गर्ल्स प्लूरल है, ठीक है। अब गर्ल्स प्लूरल है, उसमें से भी बहुत सारी गर्ल्स जो हैं, एक अच्छा खासा जो परसेंटेज है वो खूबसूरत लड़कियों का है। तो मैनी भी जो क्या है, प्लूरैलिटी को शो कर रहा है। जब ये बहुवचन बता रहा है तो इसका मतलब क्या है, वर्ब भी कैसी होगी, बहुवचन में होगी। तो मैनी सब्जेक्ट जो है, जो यहाँ मैनी जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वो अब वर्ब कैसी ला के दे रहा है, प्लूरल दे रहा है, ठीक है। हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, प्रीपोजिशन से जुड़े दो सब्जेक्ट्स में से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। आ रही है बात समझ में? तो याद रखिएगा, मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको कि फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, मैनी, मैनी ऑफ, इन सभी के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आएगा और साथ के साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। आ रही बात समझ में? मैं उम्मीद करता हूं आपको यह बात भी समझ में आ गई होगी, यह रूल भी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे नियम संख्या 3 की तरफ, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है, क्या कहता है कि ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ठीक है, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ और सम ऑफ, इन सभी के बाद अगर काउंटेबल नाउन आ रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसमें दो केस हैं। अगर इन फ्रेजेस के बाद ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ के बाद अगर नाउन काउंटेबल आ रहा है तो वो प्लूरल होगा। कैसा होगा? प्लूरल होगा। और वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। अब यही फ्रेज है ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, लेकिन शर्त यह है इस बार कि अगर इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है? अनकाउंटेबल नाउन, तो नाउन कैसा होगा? सिंगुलर। और वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। अगर नाउन काउंटेबल आ रहा है तो नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं बनते। देखिए नोट में भी मैंने लिखा है, वी कैन नॉट मेक प्लूरल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स, दे ऑलवेज रिमेन सिंगुलर। ये हमेशा सिंगुलर रहती हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो अब एग्जाम्पल्स देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट इन द क्लास, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ फ्रेज है
उसके बाद बॉयज काउंटेबल है, तो बॉय काउंटेबल होते हैं, 1 लड़के 2 लड़के 3 लड़के 4 लड़के 5 लड़के ऐसे काउंटेबल होती हैं, बॉयज की काउंटिंग होती है ना। ग्रुप भी बनाए जाते हैं तो काउंट करके बनाए जाते हैं, 6 लड़कों का ग्रुप बना लो, 10 लड़कों का ग्रुप बना लो, 5 लड़कों का ग्रुप बना लो, लाइक दैट। ठीक है, तो बॉयज कैसा है, प्लूरल, वर्ब कैसी है, प्लूरल। ठीक है, और देखिए फिर वही रूल लग रहा है, प्रीपोजिशन से जुड़े 2 सब्जेक्ट्स में से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। तो लड़के कैसे हैं, प्लूरल में हैं, तो मोस्ट भी कैसा रहेगा, प्लूरल में रहेगा, इसलिए वर्ब भी कैसी आई, प्लूरल आई। आ रही है बात समझ में। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मोस्ट ऑफ द शुगर हैज बीन कंज्यूम्ड। ठीक है, अब देखिए मोस्ट ऑफ फ्रेज के बाद जो शुगर है वो कैसी है, वो कैसी है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, वो यूनिट में नपकर आती है। ऐसा नहीं है कि 2 चीनी ला देना, 5 चीनी ला देना, हम ऐसे कहते हैं 2 किलो चीनी ला देना, 5 किलो चीनी ला देना। तो शुगर, अब मान के चलो हमने 100 किलोग्राम चीनी खरीदी, तो अभी भैया 100 किलोग्राम चीनी भी कैसी है, अनकाउंटेबल है। तो अब उसमें से मान के चलो हमने 60 किलो खर्च कर दी, तो वो भी कैसी रहेगी, अनकाउंटेबल। तो इसलिए वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी, क्योंकि बच्चों को तो ये दिख रहा होगा कि प्रीपोजिशन से जुड़े 2 सब्जेक्ट्स में से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अगर पहले वाले एग्जाम्पल में, इधर कर्सर देखिए, कर्सर को देखिए, पहले वाले एग्जाम्पल में भी मोस्ट लगा है कि अगर मोस्ट के अकॉर्डिंग ये नाउन प्लूरल हो रहा है और वर्ब प्लूरल हो रही है, तो मोस्ट के अकॉर्डिंग यहां भी वर्ब प्लूरल होगी ना। कभी कभी सेंस भी लेना पड़ता है। सेंस क्या है कि शुगर जो है वो 100 किलो क्या 1000 किलो पर भी अनकाउंटेबल रहेगी। तो यहां पर जो मोस्ट है, तो यहां वाला जो मोस्ट है, ये वाला जो मोस्ट है वो भी अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल तो होते नहीं, और जो चीज प्लूरल है ही नहीं उसकी वर्ब प्लूरल लगेगी नहीं, उसकी वर्ब सिंगुलर लगेगी। तो यही कारण है कि यहां पर हैज का प्रयोग हुआ है। आ रही है बात समझ में। मैं आशा करता हूं कि आपको यह रूल भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया हो, वैसे तो साफ साफ लिखा है, ठीक है, पूरी स्क्रीन पे एक ही रूल है, फिर भी नहीं आया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई में वहां पर भी आंसर दे सकता हूं। और आपके अगर बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट्स होंगे, तो मैं अलग से वीडियो भी बना सकता हूं, कोई ऐसी बड़ी आपत्ति नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 पे। ठीक है, कजिन इज नॉट फॉलोड बाय ब्रदर और सिस्टर। इसका मतलब यह है कि आप कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर नहीं लिख सकते। यह आसान रूल है, आपको अभी इसी वक्त माइंड में सेट हो गया होगा। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते रमन इज माय कजिन ब्रदर, राम इज माय कजिन ब्रदर, मोहन इज माय कजिन ब्रदर, ऐसे नहीं लिख सकते। आप कैसे लिखेंगे, रमन इज माय कजिन, मोहन इज माय कजिन, राम इज माय कजिन, या फिर प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, ही इज माय कजिन। ऐसे ही लड़कियों के लिए भी है, ऐसे ही आप कहेंगे मानसी इज माय कजिन सिस्टर, तो गलत हो जाएगा, आप खाली कहेंगे मानसी इज माय कजिन या शी इज माय कजिन। ठीक है, चाहे आप कोई सी भी नाम ले लें लड़कियों का, तो वो सब कजिन सिस्टर नहीं लगा सकते, आप कजिन ही लिखेंगे। ऐसे ही लड़कों के साथ है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर कुछ नाम ऐसे होते हैं जो लड़के और लड़कियों के दोनों होते हैं, जैसे गंगा लड़कों का भी नाम है, लड़की का भी नाम होता है, धीरज लड़कों का भी नाम होता है, लड़की का भी नाम होता है। तो सर फिर पता कैसे चलेगा लड़का है लड़की। तो इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि नाम बता के बात खत्म कर देती हैं। उसके बाद जब बात जारी होगी, मान के चलो आपने कहा कि राम इज माई, आपने ये कहा गंगा इज माई कजिन, ठीक है, मुझे नहीं पता चलेगा कि गंगा लड़का है लड़की, इस लाइन को सुनकर तो मुझे नहीं पता चलेगा। लेकिन जब हम आप आगे बात करेंगे तो आप उसका प्रोनाउन यूज करेंगे, ही या शी। जब आप ही यूज कर लेंगे, आप ही का प्रयोग करेंगे, ही यूज करेंगे, तो मुझे पता चल जाएगा गंगा कैसा है, लड़का है। और शी का यूज करेंगे तो पता चल जाएगा कि गंगा जो है वो लड़की है। तो ऐसा कभी नहीं होगा, ना कभी हुआ होगा, ना कभी हो सकता है कि आप जो है सिर्फ इतनी सी बात बता के उस व्यक्ति के बारे में आगे बात या चर्चा ना करें। ठीक है, और अगर फिर भी ऐसा होता है, चलो मान के चलो वर्स्ट टू वर्स्ट केस ऐसा हो जाता है, तो अभी आपको यही बोलना पड़ेगा गंगा इज माई कजिन। देर सवेर उसको पता चल जाएगा कि वो भाई है या बहन है, या फिर आप डिफाइन भी कर सकती हैं। फिर ये आपकी
कहना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसे आगे डिफाइन कर दें कि वो भाई है या बहन है। आ रही है बात समझ में? चलिए, आसान सा रूल था, उम्मीद करता हूं आ गया होगा। कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है। वहां पर एरर आएगी कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, आपको सिर्फ कजिन करना है, ठीक है। कजिन करना भी नहीं है, बस स्पॉटिंग लगानी है उस वाले पार्ट में, उस वाले भाग में जहां पर ये लिखा हो। सी वाले पार्ट में लिखा हो तो सी में, बी वाले पार्ट में लिखा हो बी में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 पर। यह भी बहुत आसान है। कभी भी फ्रंट साइड और बैक साइड नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आप खुद बताओ, जो चीज आपके फ्रंट में है वो आपके साइड में कैसे आ सकती है? साइड में का मतलब है कंधे के बगल से, और फ्रंट का मतलब है नजर के सामने। जो चीज नजर के सामने है वो आपके कंधे के बगल में कैसे हो सकती है, राइट। तो आप कभी जैसे बोल देते हो मेरी फ्रंट साइड में या बैक साइड में है, तो ये गलत है, ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे आप अक्सर जब आप लैंडमार्क लिखते हो, फॉर्म भरते हैं, आप जब सरकारी जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं तो आप लैंडमार्क लिखते हैं, तो आप हमेशा कहते हैं इन फ्रंट ऑफ बनियान ट्री, इन फ्रंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इन फ्रंट ऑफ बीएसए फैक्ट्री। कभी आपने नहीं बोला इन फ्रंट साइड ऑफ बनियान ट्री, इन फ्रंट साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इन फ्रंट साइड ऑफ बीएसए फैक्ट्री। कभी आपने ऐसे नहीं बोला। आ रही है बात मेरी समझ में? तो जब आप लिखते ही नहीं हो उसमें, तो आप बोलते क्यों हो? ना आपने कभी ऐसे बोला और ना ही कभी आपने ऐसे लिखा। लेकिन कभी कभी बोलने में शुरू हो जाता है, क्योंकि ना हमें तब उतना फोकस नहीं होता है। तो लिखा तो कभी खैर आपने ऐसा है नहीं कि इन फ्रंट साइड ऑफ बीएसए फैक्ट्री, इन फ्रंट साइड ऑफ। तो जब आपने कभी लिखा नहीं तो बोल क्यों रही हैं, और कभी बोला नहीं तो फिर लिख क्यों रही हैं? दोनों ही बातें हैं, ठीक है। तो कभी भी फ्रंट साइड और बैक साइड नहीं होता। जो आपके फ्रंट में है वो फ्रंट में है, जो साइड में है वो साइड में है, जो आपके बैक में है वो बैक में है, जो साइड में है वो साइड में है, राइट। ये जो सेकंड एग्जाम्पल है ये कंपटीशन में पूछा गया था। यू विल फाइंड अ लैम्प पोस्ट एट द बैक साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहां पर बैक साइड लिखा हुआ है, जब पूछा गया था उसमें फ्रंट साइड था, ठीक है। तो क्या एरर है इसमें? बैक साइड में एरर है। कभी भी बैक साइड नहीं होता, सिर्फ क्या होगा? बैक। आ रही है बात समझ में? तो बस छोटी सी बात है, माइंड में रखना है, इस पर ज्यादा जद्दोजहद भी नहीं करनी है। बस छोटी सी बात है कि हमेशा फ्रंट बोलना है, बैक बोलना है, फ्रंट ही लिखना है, बैक ही लिखना है, साइड नहीं लगाना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। ये भी आसान रूल है कि न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस हाइफन प्लस नाउन, ठीक है। तो देखिए, आप देखिए लास्ट में मैंने नाउन लगाए, जो ब्लू लाइन है रूल नंबर 6 के बाद। रूल नंबर 6 येलो से लिखा है और बाकी ब्लू लाइन लिखी हुई है, तो नाउन है ना, ठीक है। तो मैंने इसमें हाइफन लिखा है। हाइफन लिखा का मतलब है कि यहां पर हाइफन लगेगा, ठीक है। तो जब ये न्यूमरल एडजेक्टिव और हाइफन मिलते हैं तो ये पूरे के पूरे एडजेक्टिव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव। यानी न्यूमरल एडजेक्टिव से लेके, कर्सर देखिएगा मेरा, कि न्यूमरल एडजेक्टिव से लेके नाउन जब प्लस हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव ही बन जाता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, आई हैव अ 10 रूबल्स नोट। तो रूबल्स भी नाउन है, नोट भी नाउन है। तो नाउन नाउन को तो क्वालिफाई करता नहीं है, तो इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। तो देखिए, मैंने ना 10 और रूबल्स को मिला के इसको मैंने एक बना दिया। अच्छा, मैंने एस इसलिए हटा दिया है क्योंकि एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं बनते, नाउन प्लूरल बनते हैं। तो इसलिए ये जो आपका ये जो 10 रूबल लिखा है, वो इसलिए 10 रूबल लिखा है क्योंकि एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं बनते, ठीक है। तो अब देखिए, यहां पे ये नाउन हो गया, नोट नाउन हो गया, 10 रूबल एडजेक्टिव हो गया, और ए क्या हो गया आपका? आर्टिकल हो गया, ठीक है। तो हम ऐसी तो लिखते हैं। अब देखिए, ए गुड बॉय, तो ए गुड की जगह 10 रूबल लग गया, बॉय की जगह नोट लग गया, ठीक है। ऐसी तो है। ए बैड गर्ल, तो ए है ही, आर्टिकल है, बैड की जगह 10 रूबल लग गया और गर्ल की जगह नोट लग गया। तो वही कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट को ग्रामेटिकली ठीक करने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं। तो जब हम ऐसे एक न्यूमरल एडजेक्टिव और नाउन को हाइफनेट करते हैं, हाइफन से जोड़ते हैं, हाइफनेट का मतलब हाइफन से जोड़ते हैं, तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। और ऊपर अगर ये जो आपका जो प्लूरल दे रखा है वो नाउन के हिसाब से दे रखा है, क्योंकि 10 लगा हुआ है, या आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। लेकिन जब एडजेक्टिव बनता है तो वो प्लूरल नहीं बनता। तो आप प्लूरल नहीं बना सकते जब भी कहीं लिखें। कंपटीशन में तो लिखना नहीं है, वहां तो एरर लगानी है। तो उसका जो नियम है वो ये नियम है कि एडजेक्टिव्स कभी प्लूरल नहीं बनते। और कुछ एडजेक्टिव्स जो प्लूरल बन जाते हैं बच्चों,
वो नाउन हो जाती हैं। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई हैव अ 10 रूबल नोट, अदरवाइज हम ऐसे लिख सकते हैं नोट हटा दीजिए तो ये नाउन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो आई हैव 10 रूबल्स, आई हैव 10 रूबल्स। रूबल जो है वो रशिया की करेंसी है, ठीक है, तो इसलिए वो रूबल है। जैसे हमारा रुपया होता है, रुपये होता है, ऐसे उनका रूबल होता है। ऐसे ही ए 6 मैन डेलीगेशन, ये इनकरेक्ट है, ए लगा है, डेलीगेशन लगा है, तो ए और नाउन, तो बीच में चाहिए एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव बनाने के लिए हमने 6 मैन को हाइफिनेटेड किया, तो मैन प्लूरल था, मैन कैसा हो गया? सिंगुलर हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं बनते। आ रही है बात समझ में? ये भी आसान था, उम्मीद करता हूं ये रूल भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। फैमिली इज नॉट फॉलोड बाय मेंबर्स। ठीक है, फैमिली जैसे हम अक्सर फैमिली मेंबर्स कह देते हैं, आप फेसबुक यूज करते हो उसमें भी फैमिली मेंबर्स लिखा होता है, वो गलत है। अच्छा, फैमिली मेंबर्स फैशन में है, बोलचाल की भाषा में चलता है, कोलोक्वल में चलता है। बहुत सी जो अब अंग्रेजी बट गई है, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश, इंडियनिज्म इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, अफ्रीकन इंग्लिश, ऐसे बट गई है। तो अमेरिकन में भी ये चलता है, लेकिन हम हमारे यहाँ ब्रिटिश ने रूल किया था और हमारे एग्जाम्स में ब्रिटिश ग्रामर आती है, तो इसलिए हमको फॉलो नहीं करना है। हम बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हम लिख भी सकते हैं, लेकिन एग्जाम जब होगा तो हम उसको नहीं मान सकते, क्योंकि रूल्स अगर फ्लेक्सिबल होंगे तो फिर एग्जाम नहीं हो सकती। एग्जाम्स के लिए रूल को फिक्स करना पड़ता है। तो ब्रिटिश ग्रामर के अकॉर्डिंग हमारा एग्जाम होता है, यानी ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमारा एग्जाम होता है, इसलिए हम फैमिली मेंबर्स नहीं लिख सकते। हम कैसे लिखेंगे? मेंबर्स ऑफ फैमिली। तो फैमिली मेंबर्स क्या है? स्लैंग है। अब यहां स्लैंग का मतलब यह है कि ऐसा प्रचलित शब्द, यानी प्रचलन में तो है, ऐसा प्रचलित शब्द जो व्याकरण की दृष्टि से तो गलत है, व्याकरण की दृष्टि से तो गलत है, लेकिन प्रचलन में है, बोलचाल की भाषा में है। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते द फैमिली मेंबर्स इंसिस्टेड दैट देयर फुल नेम्स नॉट बी यूज्ड, ये क्या हो जाएगा? गलत। आप कैसे लिखेंगे? द मेंबर्स ऑफ फैमिली। आप कैसे लिखेंगे? द मेंबर्स ऑफ फैमिली, फैमिली मेंबर्स नहीं, द मेंबर्स ऑफ फैमिली। ऐसे ही आई एम गोइंग टू मॉस्को विद माई फैमिली मेंबर्स, यहां अगर देखिए, अगर पहला वाला सेंटेंस आता है तो ए पार्ट में गड़बड़ होगी, ऑब्वियसली ए पार्ट में होगी। और अगर दूसरा वाला सेंटेंस पूछा जाता है, मान के चलो स्पॉटिंग में आ जाता है, तो सी पार्ट में होगी, क्योंकि उसके बाद तो नो एरर लिखा होगा, डी पार्ट तो नो एरर ही होगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। आ रही है बात समझ में? तो मेंबर्स ऑफ फैमिली का यूज करना है, फैमिली मेंबर्स का यूज नहीं करना है। ओके, चलिए, मैं उम्मीद करता हूं ये भी रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब तक के आपको सारे रूल समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8 पर। ठीक है, तो रूल नंबर 8 भी आसान है, इंग्लिश टीचर इज अ स्लैंग, यानी ये भी गलत है। आप जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, अगर किसी ने पूछा कि ये कौन है, तो आप कहोगे ही इज एन इंग्लिश टीचर, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका सेंस क्या है? देखिए, ध्यान से सुनिएगा, मेरी शब्दों की पकड़ देखिएगा, शब्दों की पकड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि आपने बोला ही इज एन इंग्लिश टीचर, तो गड़बड़ क्या हो गई सेंस में? आपने ये कह दिया कि मैं एक अंग्रेज अध्यापक हूं। तो ही इज एन इंग्लिश टीचर ग्रामेटिकली तो सही है, लेकिन सेंस वाइज गलत है, क्योंकि आप कहना चाह रहे थे वो अंग्रेजी के अध्यापक हैं, आपने बोल दिया वो अंग्रेज अध्यापक हैं। तो ये जो सेंटेंस है ही इज एन इंग्लिश टीचर, ये असल में नेशनैलिटी शो करता है। वो टीचर किसी का भी हो सकता है, ही इज एन इंग्लिश टीचर में वो टीचर तो किसी का भी हो सकता है, फिजिक्स का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, मैथ का, किसी का भी हो सकता है, लेकिन यहां पर उसकी नेशनैलिटी शो की जा रही है। नेशनैलिटी का मतलब कि वो जो है ब्रिटेन या अमेरिका से बिलोंग करता है। लेकिन आप क्या कह रहे हो? वो अंग्रेजी का अध्यापक है, तो आप कैसे कहेंगे? ही इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। तो सेंस वाइज ही इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश सही है। जब आप ही इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश कहते हैं तो इसका मतलब होता है वह अंग्रेजी का अध्यापक है। जब आप ये कहते हैं ही इज एन इंग्लिश टीचर, तो इसका मतलब होता है वो अंग्रेज अध्यापक है। ठीक है, यानी वो अध्यापक अंग्रेज है, ना भारतीय है, ना अफ्रीकन है, ना चाइनीज है, वो कैसा है? अंग्रेज है। राइट? तो ही इज एन, देखिए नोट में भी मैंने लिख रखा है, ही इज एन इंग्लिश टीचर इज नॉट ग्रामेटिकली रॉन्ग, बट इट शोज नेशनैलिटी नॉट सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट को दर्शाता नहीं है,
वो राष्ट्रीयता को दर्शाता है। आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। ठीक है, रूम, इन, कंपार्टमेंट, कार, फेयर और ऑन अ बेंच। ठीक है, देखिए यहाँ प्रीपोजिशन इन है या ऑन है। ध्यान से देखिए, कर्सर कर्सर मैं आपको ला के देता हूं कि यहाँ इन है या ऑन है। ठीक है, मैंने बड़े तरीके से आपको लिखा है। अगर कंपार्टमेंट होगा तो प्रीपोजिशन इन का यूज होगा, जरूरी नहीं कि रूम का एरर आ जाए, प्रीपोजिशन का भी आ सकता है। कार होगा तो इनका यूज होगा, फेयर होगा तो इनका यूज होगा, लेकिन बेंच होगी तो ऑन का यूज होगा। इसे याद रखिएगा। तो याद रखिएगा प्रीपोजिशंस को भी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दबाजी में प्रीपोजिशन देखते नहीं है और हम देखेंगे कि और यार सेंटेंस तो करेक्ट लिखा है, नो एरर। तो एक्चुअल में वहां नो एरर नहीं होगा। अगर नाउन की एरर नहीं होगी तो प्रीपोजिशन एरर होगी। ठीक है, तो याद रखना कि कंपार्टमेंट, कार और फेयर और साथ में बेंच, कंपार्टमेंट, कार, फेयर, बेंच के साथ रूम का यूज होता है, स्पेस का नहीं। जहां बाउंड्रीज होती हैं उसे रूम कहते हैं। ठीक है, रूम का मतलब कमरा नहीं होता, मतलब कमरा तो होता है लेकिन इसके अलावा और भी अर्थ होती हैं। जब हम इन चीजों के साथ कंपार्टमेंट, कार, फेयर, बेंच, इनके साथ, फेयर मतलब मेला, इनके साथ जब हम रूम का प्रयोग करते हैं ना, तो यहां पर रूम का मतलब होता है अनऑक्युपाइड सीट। देखिए इधर लिखा हुआ है मींस अनऑक्युपाइड सीट। ठीक है, सीट्स, घिरी हुई सीट है ना, अनऑक्युपाइड। तो दे आप ऐसे नहीं लिख सकते देयर इज नो स्पेस इन माई कार। ठीक है, क्योंकि कार एक बाउंड्री में बंधी हुई है। तो आप कैसे लिखेंगे? देयर इज नो रूम इन माई कार, नो रूम इन माई कार। आप ऐसे नहीं बोल सकते, मान के चलो आप बैठे थे, आपकी बेंच पर अब बिल्कुल भी जगह नहीं है कि आप किसी एक्स्ट्रा स्टूडेंट को बिठा सकती हैं। कोई बच्चा आया और उसने कहा कि यार खिसक जा, बिठा ले, तो आप ये नहीं कह सकते देयर इज नो स्पेस ऑन माई बेंच। आप क्या कहेंगे? देयर इज नो रूम ऑन माई बेंच। अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो आप क्रिकेट देखने का तो भाई भारतीयों को बड़ा शौक है, आईपीएल ने तो और शौक को बढ़ा दिया है। तो कमेंटेटर जब कमेंट्री करता है तो वो कहता है रूम बिटवीन टू प्लेयर्स, कभी उसने नहीं कहा स्पेस बिटवीन टू प्लेयर्स। ठीक है, अब तो मैच कर रहा है, तो उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, राइट? तो याद रखिएगा कंपार्टमेंट, कार, फेयर और बेंच के साथ सिर्फ और सिर्फ रूम का यूज होगा, स्पेस का नहीं। आगे चलते हैं, रूल नंबर 10। ये आज के लेक्चर का आखिरी रूल है, अभी रूल खत्म नहीं हुए, मैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में आऊंगा और नए सारे रूल्स के साथ। ठीक है, क्योंकि वीडियो को शॉर्ट रखना है, बच्चे बड़ी वीडियो, पूरी वीडियो देख नहीं पाते हैं, मुझे पक्का उम्मीद है आप देखते ही नहीं है। 2 मिनट से ज्यादा आप वीडियो कुछ देखते नहीं है, इसलिए सब कुछ वेस्ट जाता है, टीचर की मेहनत वेस्ट जाती है। तो इसलिए मैं तो कोशिश करता हूँ और छोटी बनाऊं, लेकिन अब इतनी भी छोटी नहीं बना सकता हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश करा करिए कि पूरी वीडियो देखा करिए, वो आपके लिए बनी है, आपके फायदे के लिए बनी है, तो उसको मिस मत करा करिए। ठीक है, क्योंकि मैंने को इतने साल हो गए पढ़ाते हुए ना, क्लास में ठीक से पढ़ते हो, जब क्लास में पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो तो सर ऑनलाइन समझ में आता है। अब जब ऑनलाइन बन जाती है तो उसे आप देखते और पढ़ते और समझते नहीं हो। तो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई की तरफ भी फोकस रखिए, राइट? चलिए, खैर ये आखिरी रूल है। ठीक है, रूल नंबर 10 इस लेक्चर का आखिरी रूल है, अभी तो नाउन में बहुत सारे हैं। ठीक है, कि वैकेशन इज वन टर्म, हेंस इट इज सिंगुलर। आप वैकेशंस नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं लिख सकते समर वैकेशंस। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे आई एम गोइंग टू अर्जेंटीना इन दिस समर वैकेशंस, ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। आप कैसे लिखेंगे? आई एम गोइंग टू अर्जेंटीना इन दिस समर वैकेशन। ठीक है, हॉलीडेज प्लूरल हो सकती हैं लेकिन वैकेशन प्लूरल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वैकेशन की अवधि एक ही होती है। जब आपको गर्मियों की छुट्टी मिलती है तो आपको वो 2-3 बार नहीं मिलती है। आप ऐसा नहीं है कि मई में छुट्टी लेकर फिर जून में जाती हो, फिर जून में एक आध हफ्ता पढ़ के फिर आप जून में दोबारा छुट्टी उठाती हो। महीने भले ही 2 हो सकती हैं लेकिन छुट्टी का जो लेंथ है, यानी जो पीरियड है, वो जो लेंथ है, वो एक ही होती है। इस वजह से हम इसको सिंगुलर रखते हैं। ये नहीं कि सर हमें मई और जून की ना 2 महीने की छुट्टी मिलती है तो प्लूरल हो गया, ना 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 ना, वो डेज के हिसाब से नहीं है। वैकेशन एक सिंगल टर्म है जो पूरा एक स्केल है। यानी मान के चलो आपको 10 मई से छुट्टी मिलती है और 30 जून तक छुट्टी मिलती है, तो 10 मई से 30 जून का एक ही लेंथ है और जिसकी लेंथ एक होती है वो सिंगुलर मानी जाती है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मई में छुट्टी उठाने के बाद आप जून में दोबारा जाओ फिर दोबारा उठाओ, ऐसा नहीं होता ना। तो इस तरीके से हमेशा याद रखना, जहां पर भी आपको इस तरीके से मिले समर वैकेशंस, तो आपको क्या करना है? वैकेशन करना है।
विंटर वैकेशंस तो विंटर वैकेशन करना है। आ रही है बात समझ में? और इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। और तब तक आप इसको समझिए, पढ़िए, सारे लेक्चर्स देख लीजिए। जिसने मेरे पिछले लेक्चर्स मिस किए हैं वो भी आप जो हैं उनको देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। आगे आते हैं फिर नए लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 5 में मिलते हैं। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, या तो मैं कमेंट करके ही क्लियर कर दूंगा या फिर अलग से वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत बच्चों।